तो हेलो दोस्तों, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि यहाँ पे जो साइज ऑफ सेल होता है वो किस चीज से रिलेट करता है और किस चीज से रिलेट नहीं करता है। तो दोस्तों, इसके बाद हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ सेल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ सेल पढ़ेंगे, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ कंपैरिजन के बारे में जानेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हम पहले आते हैं फंक्शन ऑफ सेल पे। तो जिस तरह से हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में जो जो ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ ना कुछ, हर एक ऑर्गन जो है कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में कई तरह के, आप लोगों ने सुना होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी में ही होता है ऑब्वियसली। तो उसमें डाइजेशन होता है, उसमें एसिमिलेशन होता है। डाइजेशन क्या होता है? जब फूड हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है। एसिमिलेशन क्या होता है? जब हम उस खाने को निगल लेते हैं और जब वो खाना हमारी पेट तक, स्टमक तक पहुंच जाता है, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। और उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, कि जो भी हमारे ब्लड के द्वारा जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें उसका जो पार्ट है जो कि उसका सारा एब्जॉर्प्शन कर लेता है उस फूड का, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और बाकी जो हमारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, हैंड, आईज, नोज, ये सब कुछ ना कुछ ऑब्वियसली स्पेसिफिक जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। और ये ऑर्गन कैसे बनते हैं? ऑर्गन हमारे किससे बनते हैं? हमने ऊपर देखा था कि ऑर्गन कैसे बने, टिश्यू से, और टिश्यू कैसे बने, सेल से। तो दोस्तों, आपको वहां पे डाइजेशन दिख रहा होगा और यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस का जो आपको वो दिख रहा है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो दोस्तों, उसके बाद ये तो हमारी बॉडी का था, और यही चीज कुछ हद तक एनिमल्स में भी होती है, उनमें भी प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ह्यूमन का नहीं होता उनमें, पर डाइजेशन का प्रोसेस तो उनमें भी होता है ना। उसके बाद आते हैं सिमिलरली प्लांट में क्या होता है, वो भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। जैसे कि रूट है, जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है कि रूट यहाँ पे क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन कर रही है। किस चीज का कर रही है? वाटर का और मिनरल्स का। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो है कौन कर रहा है? हमारी रूट कर रही है। तो दोस्तों, आई होप सो आपको फंक्शन ऑफ सेल समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स ऑब्वियसली वो टिश्यू से मिलकर बने और टिश्यू सेल से मिलकर बने, तो ये कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है ये लोग सब परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है पार्ट्स ऑफ सेल। आप इन पार्ट्स के बारे में एक्चुअल में जो आगे जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। इन 6th और 7th चैप्टर आप वो पढ़ेंगे, उसमें कैसे कैसे ऑर्गेनल्स होते हैं। बट फिलहाल आप इस वाले चैप्टर में 8th क्लास में आप सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सब। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। तो जो हमने देखा है, आपको सेल दिख रहा है साइड में, और उसमें आपको यहाँ पे एक मेम्ब्रेन दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन। आप लोगों के पास डायग्राम आपको शो हो रहा होगा, तो उसमें आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है। तो इस सेल मेम्ब्रेन, ये देखो, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ऑब्वियसली जो बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उससे हमें, मान लो एक सेल है, उस एक सेल से दूसरे सेल को जो हमारे सेपरेट करती है वो कौन करती है? ये मेम्ब्रेन ही करती है। वरना एक सेल और दूसरा सेल ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। अगर हमारे बीच में सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, जो आपको शो हो रही है, अगर वो नहीं होगी तो दोनों जो सेल्स हैं, ये 3 सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, क्योंकि बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, तो अगर सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अगर वो इसमें नहीं होगी तो क्या होगा? ये इसमें मिल जाएगी, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। अगर इसमें मिल जाएगी तो फिर सेल से सेल तो कुछ होगा ही नहीं, फंक्शन कैसे होगा उनका। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन इसलिए बहुत जरूरी होती है, जिसे हम बोलते हैं आउटलाइन होती है। आप उसको वैसे समझिए, तो वो होती है ये। और उसके बाद यहाँ पे क्या करती है? सेपरेट करती है ऑब्वियसली एक सेल को दूसरे सेल से, और साथ ही क्या करती है? उसको बाहर के सराउंडिंग मीडियम से भी, जो उसके अंदर कोई भी मटेरियल आने से या उसमें कुछ भी आने से उसको भी सेपरेट कर दिया सराउंडिंग मीडियम से भी। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने की, ये जो कैसी होती है? पोरस होती है। पोरस का मतलब क्या है कि ये जो है अलाउ करती है सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी इसमें सब्सटेंस अंदर आना है या कोई भी सब्सटेंस इस सेल से बाहर जाना है, उसको यही अलाउ करती है। अगर सेल मेम्ब्रेन वहां पे पोरस का मतलब है उसमें थोड़े छिद्र होते हैं, यानी कि वो अलाउ करती है कुछ ना कुछ मटेरियल्स को अंदर आने के लिए और कुछ मटेरियल्स को बाहर जाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे आप ऐसा बोल सकते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
तो दोस्तों ये बहुत जरूरी होती है, बिकॉज इसके बिना जो भी हमारे सेल के अंदर जिसको भी सेल को जरूरत होती है, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, इस सबको, वरना ये हमारे सेल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, जो भी ग्लूकोज हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन के लिए चाहिए होता है, वो सब बिना इसके सेल मेम्ब्रेन के नहीं पहुंच पाएगा। और दोस्तों इस सेल मेम्ब्रेन के बाद एक होती है सेल वॉल। क्या होती है दोस्तों? सेल वॉल, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। क्या होती है? सेल वॉल होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है? तो ये जो है किसमें होती है? प्लांट्स में होती है, फंगी में होती है और बैक्टीरिया में होती है। दोस्तों ना तो ये एनिमल्स में होती है और ना ही ये हमें ह्यूमन बींग्स में होती है, सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है? प्लांट्स में, फंगी में और बैक्टीरिया में। इससे दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये क्या है, एक थिक लेयर होती है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन, जैसे आपको दिखी थी उस पिक्चर में, ऐसे ये सेल वॉल होती है जो कि आपको दिख रही है। तो ये सेल वॉल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर होती है, ओवर द सेल मेम्ब्रेन। देखो ओवर द सेल मेम्ब्रेन ही होती है, सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर ही होती है। तो दोस्तों ये काम था सेल वॉल का। अब हमें एक बार ये भी देखना है कि ह्यूमन सिर्फ प्लांट्स में ही क्यों होती है, ह्यूमन बींग्स में क्यों नहीं होती? आप लोगों ने ये सोचा? तो दोस्तों उसका रीजन ये है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को इसमें दिख रहा है कि ये क्या करती है, एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। मतलब जैसे कि हम लोगों को पता है कि प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो प्लांट्स को एक जगह पे सपोर्ट रखने के लिए, एक जगह पे स्टैंड रहने के लिए उन्हें ऑब्वियसली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचने की जरूरत है। जब तक वो उस एनवायरनमेंट से बचेंगे नहीं, वरना तो वो वहां से हट जाएंगे, उनकी रूट्स वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वहां से निकल जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे उनकी एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए और साथ ही साथ उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि आपको दिख रहा है ये प्लांट है, इसमें आपको सेल वॉल, यहाँ पे देखो सेल वॉल आपको शो हो रही है। तो इसमें बहुत जरूरी होता है यहाँ पे सेल वॉल का होना, ताकि यहाँ पे जो सपोर्ट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको मिल सके। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब विंड से, टेम्परेचर से, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, रेन हो रही है, धूप बहुत है, तो उस सबसे प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है ना। हालांकि प्लांट को इन सबकी जरूरत होती है, बट यू नो वेरी वेरी वेल कि हर एक चीज एक्सीड अच्छी नहीं होती, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? सेल वॉल की होती है। तो दोस्तों ये था पहला पार्ट सेल का। उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारे पास, क्या है वो? साइटोप्लाज्म। क्या है दोस्तों? साइटोप्लाज्म। अब ये आपको साइटोप्लाज्म में दिख रहा है पिक्चर में कि जो हमारा सेल है, इस सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म। ये क्या? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन हमारी ये है मान लो, और ये बीच का न्यूक्लियस है, तो इसके बीच का जो सब्सटेंस है यहाँ पर, ये जो है क्या है? ये पूरा साइटोप्लाज्म है। क्या है ये? साइटोप्लाज्म है। और इसी के अंदर हमारे कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके बारे में आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी अपैरेटस क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है। स्टिल मैं आपको जस्ट थोड़ी फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। गोल्जी अपैरेटस एक तरीके से हम ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं उसको, बिकॉज ये जो भी पैकेज सब्सटेंसेस होते हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। उसी सेल साइटोप्लाज्म में ही अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स तक ये पहुंचाता है। राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। हालांकि आप ये बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बिकॉज इसमें ही सारे ऑर्गेनल्स जो है पाए जाते हैं। विदाउट दीज ऑर्गेनल्स अ सेल कैन नॉट एग्जिस्ट, अ सेल कैन नॉट वर्क। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास आगे है इसमें न्यूक्लियस, जो कि इन पार्ट्स ऑफ सेल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। तो दोस्तों ये होता क्या है एक्चुअल में? ये हमारा ब्रेन ऑफ सेल होता है। क्या होता है? ब्रेन ऑफ सेल। दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन है उसका ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, तो हमारे सेल का जो ब्रेन है न्यूक्लियस, उसका भी ऑब्वियसली बहुत बड़ा वर्क होगा। और ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर, जो अंदर का जो पार्ट है वो न्यूक्लियस होता है। और इससे मेन बात कहाँ पे होती है कि होता कहाँ पे? सेंटर में होता है। जैसे आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, ये कहाँ पे है? सेंटर में है। और इसे हम इजीली माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या है याद रखने वाली चीज, कि ये जो है, अब आपने देखा कि यहाँ पे जो सेल है ये पूरा, इसके अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, अब यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो ऐसा तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है ये मिल जाएंगे आपस में, तो इनको सेपरेट कैसे करते हैं?
कैसे करते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से करते हैं। कैसे करते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से करते हैं, जो कि ऑब्वियसली क्या होती है, ये भी पोरस होती है और ये अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। आप लोग माइंड में भी इसको इमेजिन कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस है और ये अलाउ कर रही है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो भी मटेरियल, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए उन सबकी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है ऑब्वियसली ये भी, और ये अलाउ कर रही है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये होती है, और साइटोप्लाज्म से जो भी न्यूट्रिएंट या जो भी मटेरियल, जो भी सब्सटेंसेस न्यूक्लियस को चाहिए उस तक यही पहुंचाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही उस तक पहुंचाती है। उसके बाद न्यूक्लियस में ही, न्यूक्लियस आपने देखा ये सेल है, आप लोगों को पिक्चर भी दिख रही है, ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, देन यहाँ पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एक सब्सटेंस है विच इज न्यूक्लियोलस। क्या है दोस्तों? न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? जस्ट कुछ नहीं है, ये हमारा क्या होता है, एक स्फेरिकल बॉडी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है। पर हमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना कि न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है कि जो न्यूक्लियस जो होता है ना, उसमें एक्चुअल में थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म कैसे होता है? तो ये जो क्रोमोसोम जिन्हें हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस है, आपको दिख रहा है साइड में पिक्चर में कि क्रोमोसोम्स हैं ये, जो कि हमारे किस में होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। पर एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो पहले क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं, आपको वो भी पिक्चर दिख रही है, तो ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क जो है ना, जो ये हमारे पास है, तो ये मेन काम इन क्रोमैटिन नेटवर्क का क्या होता है कि क्रोमैटिन नेटवर्क हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और यही जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, जब लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है ना सेल डिवीजन का टाइम पे, तो उस टाइम ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क जो आपको दिख रहे हैं, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और यही किसका रूप ले लेते हैं? क्रोमोसोम्स का रूप ले लेते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप लोग ध्यान से समझिए। न्यूक्लियस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूक्लियस, ये हमारा सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, और इसी न्यूक्लियस में यहाँ पे क्रोमैटिन नेटवर्क है, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। और इसी क्रोमोसोम्स में जो आपको दिख रहे हैं, इन्हीं क्रोमोसोम्स में यहाँ पे जीन्स होते हैं, जो आपको साइड में पिक्चर दिख रही है इन जीन्स की, ये जीन्स होते हैं इसमें, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम उनसे हम पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हाँ ये पापा पर गई है या ये मम्मी पर गई है, तो ऐसे कैसे जाते हैं वो? क्योंकि उनमें जो पापा या मम्मी के जो जीन्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में, यानी कि हम बच्चों में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो दैट मीन्स आप लोग जैसे पिक्चर दिख रही है कि दो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये जीन ट्रांसफर होते हैं। दैट मीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि किसी के अगर पापा के अगर ब्राउन बाल हैं तो बेटी के ब्राउन बाल हो जाएंगे, मम्मी के अगर ब्लैक हैं तो बेटा के ब्लैक हो जाएंगे, हेयर्स कि कुछ भी चीज है, अगर हमारे अंदर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि ट्रांसफर हो सकता है हमारे पेरेंट्स से हम ऑफस्प्रिंग्स में। उसके बाद यहाँ पे कि क्रोमोसोम, जैसे मैंने बोला कि जब सेल की डिवीजन होती है, यानी कि जब क्रोमैटिन नेटवर्क सेल डिवीजन के टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि सिकुड़ता है, तो उस टाइम क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। अब जब फॉर्म ही कब हो रहे हैं? सेल डिवीजन के टाइम पे, तो ऑब्वियसली देखे भी कब जाएंगे? सेल डिवीजन के टाइम पे। और ये जो एंटायर होल जो कंटेंट देखा हमने इस लिविंग सेल का, यानी कि जो पूरा जस्ट सेल देखा, इसके अंदर जो पूरा जो ये देखा ना सब्सटेंस जो सेल के अंदर था, साइटोप्लाज्म देखा, देन हमने ये न्यूक्लियोलस देखा, न्यूक्लियस देखा, ये सारा ही एक्चुअल में का न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, जो कि हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारा है किसका रूप है? ये प्रोटोप्लाज्म का है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म के दो टाइप्स होते हैं, जो कौन कौन से हैं? पहला है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इतना नोट डाउन नहीं करा इसको, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे है, और इसी प्रोटोप्लाज्म को ही हम क्या कहते हैं? लिविंग सब्सटेंस ऑफ दिस सेल। यानी कि यही जो ये क्या होता है? लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल ये होता है कौन? प्रोटोप्लाज्म।